ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। अपने प्रदेश में दुधारू पशुओं से अधिक दूध उत्पादन लेने के लिए विभिन्न प्रकार के हरे चारे और दाना मिश्रण खिलाए जाते हैं। कमी होने लगती है। इसी समस्या को देखते हुए पशु विशेषज्ञों ने यूरिया मोलासिस का निर्माण किया है, जिससे पशु में आवश्यक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं। तो क्या है यूरिया मोलासिस बनाने की तकनीक, देखिए इस अंश के माध्यम से। कृषि और डेयरी व्यवसाय आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन है। कृषि में आय की अनिश्चितता के कारण किसानों को क्षेत्र में अधिकतर पशुपालकों द्वारा अपने पशुओं को न तो संतुलित मात्रा में आहार दिया जाता है और न ही पूरक आहार का समावेश किया जाता है। पशु आहार की दिनों दिन बढ़ती हुई कीमतों के कारण प्रति लीटर दुग्ध उत्पादन मूल्य बढ़ रहा है, जिसके फलस्वरूप पशुपालकों को शुद्ध लाभ में कमी हो रही है। अतः पशुपालक वैज्ञानिक तरीके से पशु आहार प्रबंधन कर अपने पशुओं से अधिक दूध उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। डेयरी पशुओं का दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में संपूरक आहार है यूरिया मोलासिस ब्रिक्स। यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक यूरिया मोलासिस खनिज मिश्रण और अन्य सामग्री के उपयुक्त अनुपात में मिश्रण के द्वारा तैयार किया जाता है। यह दुधारू पशुओं के लिए ऊर्जा, प्रोटीन और खनिज तत्वों को आसानी से उपलब्ध कराने का बेहतर स्रोत है। यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक पशुओं को खिलाने से उनके भरपूर मात्रा में पोषक तत्व तो मिलते हैं। हरे चारे की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक बहुत ही उपयोगी है। आज के समय में कई तरीके से मोलासिस बनाया जाता है। मोलासिस बनाने में अवयवों की मात्रा इस प्रकार रखते हुए बनाया जाता है: यूरिया 10 भाग, शीरा 50 भाग, गेहूं की चापड़ 20 भाग, बाइंडर 10 भाग, खनिज लवण 5 भाग, नमक 5 भाग को मिलाकर किसान आसानी से बना सकते हैं। पशुपालक पशु आहार में यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक को नियमित रूप से दुधारू पशुओं को चटाने से उनके दूध उत्पादन में लगभग 10 से 14% तक की वृद्धि होती है। यह एक कम आदान वाली उत्पादन तकनीक है, जिनका प्रतिदिन प्रति पशु लगभग 2 रुपए का खर्चा आता है। ये ब्रिक्स प्रत्येक दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों में उपलब्ध है। इस ब्रिक्स को दुधारू पशुओं को चटाने के लिए नांद पर लटकाते हैं। इसके अलावा तसला तगारी में रखकर पशुओं को नियमित रूप से चटाएं। इस ब्रिक्स को चटाने में पशु चारा, दाना और बंटा चाव से खाता है। यह ब्रिक्स आहार की पाचकता को बढ़ाती है। पशुपालक ध्यान रखें कि इस ब्रिक्स पर मिट्टी आदि न लगे और इस ब्रिक्स को 6 माह से कम उम्र के बछड़ा बछड़ी को न चटावे। यूरिया मोलासिस ब्रिक्स पशुओं को खिलाने के फायदे हैं अनेक। पशुओं को सूखाग्रस्त या अकाल की स्थिति में जिंदा रखने के लिए दिया जाता है। इससे पशु को प्रोटीन की पूर्ति रहती है, जिससे कि पशु की शारीरिक वृद्धि और विकास बराबर बना रहता है। खनिज लवण की पूर्ति भी पशु को बराबर बनी रहती है, जिससे पशु में बांझपन जैसी समस्या नहीं आती है। साधारण अवस्था में भी यदि पशु को इस ईंट का उपयोग करवाते हैं तो इस ईंट में उपस्थित उच्च प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व खनिज लवण की मात्रा के कारण पशु का दूध उत्पादन बढ़ता है। शारीरिक वृद्धि और बांझपन जैसी समस्याएं दूर होती हैं। पशुपालक को डेयरी से अच्छा लाभ भी मिलता है। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है, उसे पूछा है ग्राम निहारी, जिला नरसिंहपुर के किसान सुखबीर सिंह ने। आप मेथी की उन्नत खेती पर जानकारी चाहते हैं तो सुखबीर सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आज मैं आपको मेथी की खेती के संबंध में जानकारी दूंगा। आप जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि मेथी एक महत्वपूर्ण मसाला फसल भी है और साथ में एक दलहनी फसल भी है। मुख्य रूप से मेथी की खेती मेथी की भाजी और उसके दानों के लिए की जाती है। अब हम बात करते हैं इसके बोने की। तो ये जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रबी की फसल है
इसको हल्की ठंडक के समय, खास तौर से मध्य अक्टूबर से नवंबर तक के महीने में इसकी बुवाई की जा सकती है। इसके लिए हल्की मध्यम दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है और भारी मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। किसान भाई मेथी की खेती एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से करने के बाद पाटा लगाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की। जैसा अमूमन हम लोग करते हैं सब्जियों की खेती में, उसमें 10 से 15 टन FYM अगर हो तो इसको जुताई के समय मिला देना चाहिए। इसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता कम होती है, तो 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 20 से 30 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। तो जैसा कि किसान भाई जानते हैं कि पोटेशियम और फास्फोरस की पूरी मात्रा अंतिम जुताई के समय खेत में मिला दें और नाइट्रोजन की आधी मात्रा एज बेसल डोज दें और बाकी का बाद में इसमें छिड़काव करें। अब हम बात करते हैं कि हमको इसमें कौन सी किस्में लेनी चाहिए। तो इसके लिए ख़ास तौर से देखना ये है कि हम इसमें 2 तरह की, एक कसूरी मेथी आती है, एक अपनी साधारण मेथी आती है। तो इसमें अजमेर फेनुग्रीक 1, अजमेर फेनुग्रीक 2, अजमेर फेनुग्रीक 3 और हिसार सोनाली, पूसा कसूरी, कसूरी मेथी, इस तरह की कई वैरायटी हैं। बंगाल से भी कुछ वैरायटी निकली हैं, तो उनका भी हम उपयोग कर सकते हैं। जहाँ तक इसके बीज की मात्रा की बात है तो 20 से 25 किलो पर हेक्टेयर के ये पर्याप्त होता है। बोने के पहले हमें इसके बीजोपचार में, तो इसमें मुख्य रूप से फफूंद नाशक से इसका हम बीजोपचार करते हैं। किसान भाइयों, बीज को हमेशा किसी प्रमाणित संस्था से ही खरीदना चाहिए और बीज को बोने से 8 से 10 घंटे पहले पानी में भिगा देना चाहिए। साथ ही भूमि जनित रोगों से बचाने के लिए मैकोजेब 3 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करना चाहिए। इसमें रो से रो की दूरी, कतार से कतार की दूरी 25 सेंटीमीटर और पौधों से पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर पर्याप्त है। मेथी की बिजाई छिटकावा विधि या हल के पीछे की जाती है, जिससे इसके पौधों की संख्या अधिक हो जाती है। गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन के लिए जब फसल 3 से 4 पत्ती की हो जाए तो पौधों की दूरी सुनिश्चित करनी चाहिए। इसमें ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। खेत की नमी मिट्टी के अनुसार 3 से 4 सिंचाई इसके लिए पर्याप्त होती है। मुख्य रूप से इसमें जो समस्या आती है वो आती है खरपतवारों की। तो बुवाई के समय अगर हम पेंडामेथिलिन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व के हिसाब से 1 हेक्टेयर में उपयोग करें तो काफ़ी दिनों तक खरपतवारों से मुक्ति मिलती रहती है। बाद में हम इसकी हैंड बीडिंग कर दें 20 से 25 दिन के बाद। तो हमें केमिकल के प्रयोग से बचना चाहिए और हैंड बीडिंग का ही उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। एक नजर डाल